हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। सो वी स्टार्ट विद सबसे पहले इनकम टैक्स होता क्या है, और उससे भी पहले टैक्स क्या होता है। सो वी स्टार्ट विद व्हाट इज अ टैक्स। टैक्स होता क्या है। लेट अस बिगिन by understanding the meaning of tax. Tax is a fee charged by a government on a product, income or activity. So ये कौन चार्ज करता है, कौन हमसे वसूलता है? That is government. Okay, so there are two types of taxes, direct taxes and the indirect taxes. और नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली आपसे चार्ज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। सो देयर इज़ नो मीडिएटर। और इस टैक्स में हमारे दो तरह के टैक्स आते हैं। एक वही जो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ इनकम टैक्स, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली चार्ज्ड एंड डायरेक्टली पेड, सो इट इज़ नोन एज द दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। देन द सेकेंड टैक्स इसमें जो है डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में है, वो है वेल्थ टैक्स। इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होंगे? नाम से ही पता चल रहा है, विच आर नॉट डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन। ओके, सो गवर्नमेंट चार्जेस इट फ्रॉम द पर्सन, फ्रॉम द यूजर, बट इट इज पेड थ्रू सम मीडिएटर। सो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है। सो ये सारे हमारे टैक्स जो हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ नेक्स्ट है कि टैक्सेस इम्पोज क्यों करे जाते हैं, क्या ज़रूरत है। सो टैक्सेस हमारी गवर्नमेंट हमारे से क्यों वसूलती है, क्यों इम्पोज करती है? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी रेवेन्यू चाहिए, उसको भी इनकम चाहिए। तो क्यों चाहिए उनको इनकम, क्यों चाहिए उनको रेवेन्यू? बिकॉज दे हैव टू स्पेंड, दैट इज़ फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो उनके लिए उनको खर्चा करना है, उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, जिसमें फॉर एग्जांपल दे हैव टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, ऑन द हेल्थ केयर, ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ये सड़कें बनती हैं, ठीक है, सो उसमें डैम्स आ गए। सो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हमें मिलती हैं वो हमें सरकार इसी तरह की इनकम से प्रोवाइड करती है। सो दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे द टैक्स। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे सिर्फ अपने इनकम टैक्स की। सो इनकम टैक्स क्या है, किस तरह से? सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स को बनाता कौन है, इनकम टैक्स को गवर्न कौन करता है। इनकम टैक्स जो हमारा जो रूल्स हैं, दे आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू by passing it, that is through the parliament. So majority wherever they decide, and वहाँ पे भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन सी मिनिस्ट्री है? दैट इज़ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ओके, लेकिन इनकम टैक्स की जो अथॉरिटीज़ हैं जो इसको गवर्न करती हैं, उनमें हाईएस्ट अथॉरिटी जो है दैट इज़ अ बोर्ड, एंड दैट बोर्ड जिसको हम बड़े कॉमनली जानते हैं CBDT के नाम से, that is known as the Central Board of Direct Taxes. So Central Board of Direct Taxes जो है that governs, that helps the government or the finance ministry to implement whatever the rules are made. Okay, so that is about the Central Board of Direct Taxes, लेकिन हम इसको डिटेल में करेंगे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में। Now, there are some characteristics of income tax. This is from your book only. First, हम डिस्कस कर चुके हैं that it is a direct tax paid by the person himself on his own income. So, इनकम टैक्स की सबसे बड़ी खासियत है इनकम पे, अपनी इनकम पे किया गया टैक्स, दैट इज़ नोन एज द इनकम टैक्स। उसके बाद सेंट्रल टैक्स है। Why it is known as the central tax? Because it is imposed, it is directed, it is recovered by the central government. उसके बाद tax is always imposed on the total income of the person what he earned in a particular year. तो ये आपकी टोटल इनकम पे कैलकुलेट होता है। उसके बाद आपकी जो गवर्नमेंट है अगर आपसे कुछ टैक्स लेती है तो थोड़ी बहुत आपको छूट भी देती है।
तो कुछ एग्जम्पशंस भी आपको मिलती हैं। टैक्स की टोटल इनकम में आपको एग्जम्पशन भी मिलती है, आपका सारा टैक्स कई बार टैक्सेबल नहीं होता, यू गेट सम एग्जम्पशन ऑल्सो। और वो टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट अगर हम देखें तो ये क्या है आपकी, जिसमें अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो सीनियर सिटीज़न हम कहते हैं जो 60 साल 60 ईयर्स से लेके 79 ईयर्स तक है, उसको हम कहते हैं सीनियर सिटीज़न। इसके लिए जो मैक्सिमम एग्जम्प्टेड लिमिट, जो मैक्सिमम छूट मिल सकती है, दैट इज़ ऑन हिज टोटल इनकम अप टू 3 lakhs। उसके बाद सुपर सीनियर सिटीज़न जो 80 ईयर्स एंड अबव, इसके लिए जो लिमिट है दैट इज़ 5 lakhs। लेकिन जो 59 ईयर्स यानी 60 साल से कम है, उनके लिए जो लिमिट है मैक्सिमम दैट इज़ 2,50,000। सो ये सब हम आगे डिटेल में भी करेंगे, इस सेमेस्टर में भी और नेक्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद इनकम टैक्स जो है हमारा, इस पे प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स लगते हैं। वाई इट इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स? इसका मतलब अगर हम बात करें, हमारे इंडिविजुअल हैं, हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हमारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, हमारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, हर एक पे अगर हम देखें तो कम इनकम है तो कम टैक्स, ज़्यादा इनकम है तो आपका ज़्यादा टैक्स। यानी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है आपका टैक्स का रेट बढ़ता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मिनिमम टैक्स का जो रेट है फॉर इंडिविजुअल एंड दीज पीपल दैट इज़ 5% एंड द मैक्सिमम इज़ 30%। सो और बाकी हमारी कंपनीज़ हैं, हमारी फर्म्स हैं, उन सब के लिए भी जो रेट है दैट इज़ 30%। सो जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स में सरचार्ज भी लगता है। सो इफ़ यू आर अर्निंग ह्यूज इनकम्स, येस, आपको खाली टैक्स ही पे नहीं करना, आपके ऊपर एक और बर्डन है, टैक्स के ऊपर टैक्स, और वो है सरचार्ज। इसको भी आगे हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद एक लगता है सभी के लिए एंड दैट इज़ योर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। दिस इज़ 4% compulsorily for on the income of all the people or all the persons. Okay, so next है टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बर्डन उन पे ज़्यादा होता है जिनकी इनकम ज़्यादा होती है। तो टैक्स का बर्डन उन्हीं लोगों पे ज़्यादा होगा, दैट इज़ द रिचर क्लास। Okay, then administration. Tax is imposed and recovered by the income tax department and उनको गवर्न करने के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले करा, कौन है? That is Central Board of Direct Taxes which is working under the Finance Ministry of that is Central Government. उसके बाद allocation of the amount of income tax. जो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर भी करती है, क्योंकि फैसिलिटीज़ आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी तो देती है। सो आपकी जो इनकम है, इनकम टैक्स जो है वो आपका शेयर किया जाता है, लेकिन 3 चीज़ें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर नहीं करती और वो सिर्फ अपने पास रखती है। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? इनकम टैक्स अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम कंपनीज, दूसरा अमाउंट ऑफ सरचार्ज, तीसरा अमाउंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दैट इज़ 4%। ये हमारा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है। उसके बाद है बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग द इनकम टैक्स। सो इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स ऑन द इनकम, इट्स एन एनुअल टैक्स। ओके, सो असेसमेंट इसकी पूरे साल ख़त्म होने के बाद की जाती है। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। एक साल की इनकम का पे जो टैक्स है वो अगले साल असेस किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। जो हमारा बजट होता है, हमारा फाइनेंस एक्ट होता है, हर साल वो आपका पार्लियामेंट में पास होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे इनकम टैक्स के रेट्स फिक्स करे जाते हैं। टैक्स इज चार्ज्ड ऑन एवरी पर्सन, जितने भी पर्सन इंडिया की बाउंड्रीज़ में या इंडिया से बाहर, लेकिन इंडिया से कहीं ना कहीं कंसर्न है, इंडिया में इनकम कमाएंगे, दे विल डेफिनेटली हैव टू पे द इनकम टैक्स दैट इज़ विद इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ द टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था कि टैक्स आपकी टोटल इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है। इनकम टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, और या फिर आप इनकम टैक्स एडवांस में भी पे करते हैं।
सो या तो TDS या एडवांस रूप में आप अपने टैक्सेस को पे करते हैं उसी साल जिस साल आप इसकी इनकम को अर्न करते हैं. सो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट TDS एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, बट नॉट इन दिस सेमेस्टर, इट विल बी द नेक्स्ट सेमेस्टर. उसके बाद आपका बार बार हमने जिक्र किया टोटल इनकम. अब टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या करना है, ये अभी हम यहाँ पे नीचे दिया जा रहा है, लेकिन इसको हम अब अभी आगे टर्मिनोलॉजी में डिटेल में करेंगे. सो वी नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 4. As provided in the section 4, the total income of the previous year, again the word is total income, of the previous year of every person shall be charged to income tax at the rates prescribed in the Annual Finance Act as applicable to the relevant assessment year. तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि टोटल इनकम पे, पर्सन की टोटल इनकम पे जो भी आपके रेट्स फिक्स करे गए हैं बजट में या फाइनेंस एक्ट में, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स असेस किया जाता है. लेकिन यहाँ पे 4 आपके देखेंगे पॉइंट्स, उनमें अंडरलाइन किया हुआ है. दीज आर द टर्म्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे. टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर, उसके बाद पर्सन है, असेसमेंट ईयर है, और इसके अलावा और भी. So now we start with our important definitions या important terminology, और जिसमें बहुत important है, बार बार जिक्र हुआ person. Yes, we start with person. Now, who is a person? Person अगर हम बात करें, हम सिंपल सी भाषा में अगर बोलें तो person कौन है? हर वो कैटेगरी, हर वो स्टेटस जो इंडिया में इनकम कमा रहा है, अर्न कर रहा है. So that is not the English meaning, that is different. So I never said individual, I never said that is English meaning of person, I'm saying the status. So जो भी स्टेटस आपके इंडिया की बाउंड्रीज में इनकम कमाएगा, that is known as person. अब वो कौन कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल, yes. उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका भी अपना स्टेटस है. एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. इसके अलावा जॉइंट स्टॉक कंपनीज, फर्म, लोकल अथॉरिटी, या इसके अलावा एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी यूनिवर्सिटीज़. सो ये सब इनकम अर्न करते हैं. तो जब इनकम अर्न करेंगे, दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ पर्सन. नेक्स्ट है असेसी. यस, असेसी कौन है? असेसी सिंपल सी भाषा में हम कहेंगे कि हर वो पर्सन, जो भी पर्सन, अभी हमने पर्सन कहा ना, हमने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट करी, वो जो आपके पर्सन्स हैं वो आपके असेसी की 3 कैटेगरीज में किसी में भी फॉल कर सकते हैं. ज़्यादातर जो फॉल करते हैं, हमारी 3 कैटेगरीज वैसे हैं कौन सी? हमारी 3 कैटेगरीज असेसीज की हैं. ऑर्डिनरी असेसी, ओके, सेकंड है डीम्ड असेसी, एंड द थर्ड इज असेसी इन डिफॉल्ट. ऑर्डिनरी असेसी सिंपल सी भाषा में कि जो अपनी इनकम पे टैक्स पे करने के लिए बाध्य है, लायबल है, दैट पर्सन इज नोन एज ऑर्डिनरी असेसी. अगर वो टैक्स नहीं पे करेगा, उसके नाम नोटिस आएगा और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा. सो बाध्य है, लायबल है. दिस वॉज ऑर्डिनरी असेसी. ज़्यादातर इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, अपनी इनकम पे खुद टैक्स पे करने के लिए हर कोई बाध्य है. सेकेंड आते हैं डीम्ड असेसी. डीम्ड असेसी हम बात करते हैं कि हर वो व्यक्ति, हर वो पर्सन जो लीगली कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या लीगल कार्यवाही करने के लिए जो है एलिजिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल माइनर, फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऐसा व्यक्ति जो पागल करार दे दिया गया है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अभी एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट करने के लिए या कोई भी लीगल एक्टिविटी करने के लिए. तो ऐसे व्यक्तियों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक माइनर के लिए उसका पेरेंट होंगे या लीगल गार्डियन होंगे, और बाकी लोगों के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसकी इनकम की देखभाल कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं. दे विल बी लायबल टू पे द टैक्स ऑन द इनकम ऑफ दोज पर्सन्स. अब इनको डीम्ड क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो लीगल गार्डियन, उसकी इनकम नहीं है, वो तो इनकम माइनर की थी, या
वो जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी अपनी इनकम नहीं है जिस पे वो टैक्स पे कर रहा है, वो तो इनकम किसी और की थी, लेकिन वो बाध्य हैं किसी और की इनकम पे इनकम टैक्स पे करने के लिए. दैट इज वाई दे आर नॉट नोन एज असेसी, दे आर नोन एज डीम्ड असेसी, यानी असेसी माना जा रहा है. Okay, so this is the second category. Then the third category is deemed, that is to be assessee in default. तो थर्ड कैटेगरी है जब एक असेसी, वैसे असेसी नहीं था, वो पर्सन असेसी नहीं था, लेकिन उसने कोई ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से अब वो असेसी की कैटेगरी में आ गया है, अब उसके नाम नोटिस आ सकता है. ओके, सो अब हम बात करेंगे, इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे एक एम्प्लॉयर, उसके लिए ज़रूरी है, बाय रूल ज़रूरी है कि जब भी वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगा तो टीडीएस काटेगा, और वो टीडीएस जो उसने डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट के पास उस एम्प्लॉय के नाम समय पर जमा कराएगा, डिपॉजिट करेगा. ओके, लेकिन सपोज करिए वो सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट करना भूल जाता है. सो इन दैट केस उसने कोई गलती करी. ऐसे में जब भी आपका टैक्स का नोटिस जो है, दैट विल नॉट बी इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉई, दैट विल बी इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, क्योंकि उसने गलती करी है. तो एम्प्लॉयर के नाम नोटिस जाएगा और उसको अपनी पॉकेट से वो टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो बाद में उसको एम्प्लॉय से वसूल लेगा, लेकिन नोटिस किसके नाम गया, दैट इज द एम्प्लॉयर, जबकि एम्प्लॉयर की इनकम नहीं थी, लेकिन उसने क्योंकि गलती करी इसलिए नोटिस उसके नाम गया और उसको असेसी बना दिया गया. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ असेसी इन डिफॉल्ट. सो नाउ द नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर. अभी हमने डेफिनेशन में किया था प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, तो अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर 12 महीने का वो समय है जिसमें इनकम सिर्फ अर्न करी जाती है बाय द पर्सन. सो इन दिस केस वो सिर्फ इनकम अर्न करता है, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करता. सो ये हमारी प्रीवियस ईयर की बेसिक डेफिनेशन है. ओके, द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न, दैट इज नोन एज द प्रीवियस ईयर. ओके, नाउ प्रीवियस ईयर की कुछ एक्सेप्शंस हैं. अब एक्सेप्शंस का क्या मतलब है कि एक्सेप्शंस हैं हमारी, अभी मैंने रूल आपको बताया कि प्रीवियस ईयर में सिर्फ आप इनकम अर्न करते हैं, टैक्स पे नहीं करते. लेकिन ये मैं कुछ सिचुएशंस बताने जा रही हूँ जो आपकी बुक से हैं, दैट इज़ कि इसमें आप प्रीवियस ईयर में इनकम भी अर्न कर रहे हैं और टैक्स भी साथ ही साथ आपको उसी साल पे करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपकी गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है. पहला, इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस. एक शिप के द्वारा पैसेंजर्स को या लाइफ स्टॉक या कोई ना कोई सामान यहाँ पे लाया गया, आपकी शिपिंग कंपनी को इनकम हुई. अब वो शिप तो आपका पोर्ट छोड़ के, इंडिया का पोर्ट छोड़ के चला जाएगा, तो उस पर जो इनको इनकम हुई, अगर आप उसके अगले साल तक वेट करेंगे तो देयर विल बी अ लॉस टू द गवर्नमेंट. सो ऐसे में आपकी उसी समय जब वो पोर्ट छोड़ते हैं, दे आर नॉट गिवन एनी एनओसी, आपको छोड़ने नहीं दिया जाएगा, क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा जब तक आप उस समय, उसी साल जितनी इनकम आपने अर्न करी है उस पे टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करते. इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं. इनकम ऑफ पर्सन्स लीविंग इंडिया, जिनकी उम्मीद है कि अब वो वापस नहीं आने वाले, तो जब वो इंडिया छोड़ के जाएंगे तो उनको जाने से पहले इनकम टैक्स पे करना, जितना भी उनकी इनकम हुई है उस पे करना ज़रूरी है. इसी तरह से इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन or a body of individual or an artificial juridical person that is formed for a particular event or purpose. इसमें एग्जाम्पल आप जॉइंट वेंचर कंपनीज का भी ले सकते हैं जो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाई गई. जैसे वो इवेंट ख़त्म होता है, दे कम टू एन एंड, और आपकी ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाती हैं. ऐसे में जितनी भी इनकम उनकी उस साल हुई है उस पर उनको इनकम टैक्स पे करना साथ के साथ ज़रूरी है. सेम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स. जब आपकी गवर्नमेंट को पता चलता है कि एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को सिर्फ टैक्स से बचने के लिए ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इन दैट केस येस इट विल बी मेड मैंडेटरी फॉर द ट्रांसफरर कि वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से पहले उस पर जितना भी इनकम टैक्स बनता है वो उसी समय पे करे, तभी उसको ट्रांसफ़र अलाउ किया जाएगा.
सेम लास्ट है ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ बिजनेस या प्रोफेशन। अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन करंट प्रीवियस ईयर में आपका बंद हो रहा है और रीस्टार्ट होने के कोई चांसेस नहीं है, देन जितना भी उस पे अभी तक की इनकम पे टैक्स बना है आपको उसी समय पे करना पड़ेगा टू गेट द क्लियरेंस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। सो दीज वर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। क्योंकि ये रूल से अलग है इसीलिए इनको एक्सेप्शंस कहा जा रहा है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट असेसमेंट ईयर। नाम से पता चल रहा है असेसमेंट ईयर वो 12 महीने का समय है जो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के ख़त्म होते ही शुरू हो जाता है। और इस असेसमेंट ईयर में आप पिछले प्रीवियस ईयर की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, उसका टोटल करते हैं और रूल्स लगा के अपना रेट्स लगा के उस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं और वसूलते हैं। सो दिस इज़ द असेसमेंट ईयर। Now there is a definition of income. This is a long definition जो हम पूरा चैप्टर में यही करेंगे under various heads, under various sections. Income basically अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें whatever you have earned by any name, may be temporary, may be permanent, may be very small, may be very huge, but ये सारी आपकी may be even legal or illegal also, ये सारी की सारी आपकी इसी कैटेगरी में आती हैं। सो ये हम पूरे चैप्टर में आगे डिस्कस करते रहेंगे। नाउ वी कम टू अभी हमने बात करी थी कि हमारी जो इनकम टैक्स है हमारा वो लगता है हमारी टोटल इनकम पे। लेकिन टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है? टोटल इनकम कैलकुलेट करने से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? अभी हमने बात करी इनकम की। इनकम जो है हमारी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। किसी भी तरह की इनकम आप इंडिया में, इंडिया से बाहर कमाते हैं, ठीक है, कई तरह के उसके नाम हैं, लेकिन इतनी वैरायटी है, इतना वेराइड है वो। सो इसके लिए हमने क्या करा कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको 5 कैटेगरीज में हमारी सारी टाइप ऑफ इनकम्स को डिवाइड कर दिया। सो हमारी जितनी भी इनकम्स वो हमारी 5 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। द फर्स्ट इज सैलरीज, और इन कैटेगरीज को हम कैटेगरीज नहीं कहते, वी कॉल इट एज द 5 हेड्स ऑफ इनकम। हमारी इनकम्स के 5 हेड्स हैं। सबसे पहला हेड दैट इज सैलरी, और ये सीक्वेंस भी आप नहीं बदल सकते, ये सीक्वेंस डिफाइंड है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो सेकंड नंबर पे जो आएगा वो है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। थर्ड आएगा अगर आपका कोई प्रॉफिट या गेन है फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। फोर्थ नंबर पे आएगा कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ नंबर पे है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स डिफाइंड हैं, इनकी सीक्वेंस डिफाइंड है, और इन्हीं कैटेगरीज में आपके सारी इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है। एंड इन सब का टोटल जब किया जाता है दैट इज नोन एज द ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन इस पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स लगता है हमारी टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम इज ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको कुछ एग्जम्पशंस दी जाती हैं, कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं। वो आपकी इनकम पे भी हो सकती हैं और आपके द्वारा करे गए खर्चों पे भी हो सकती हैं, और ये डिटेल में हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में। और वो डिडक्शंस हमारी स्टार्ट होती हैं अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक। सो ये हम माइनस करेंगे अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से, और जो रिमेनिंग बचेगा दैट विल बी योर टोटल इनकम, जिस पे उस साल के फाइनेंस एक्ट या जो हमारा बजट था उसके रेट्स के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। सो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी। अब ये हमारा जो दिया जा रहा है वो है कि किस तरह से टोटल इनकम कैलकुलेट करी जाती है, वो जो अभी हमने एक्सप्लेन भी किया। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टीज, देन प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें से आप कुछ कोई भी लॉसेज हैं उनको सेट ऑफ करते हैं या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज को सेट ऑफ करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, उसके बाद आप माइनस करते हैं उसमें से डिडक्शंस, दैट इज 80C से 80U तक, और उसके बाद आ गई आपकी टोटल इनकम जिस पे टैक्स लगता है। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग योर फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी वो सारी टर्म्स कर ली हैं जो आगे हमें काम आएंगी और हमारे आगे चैप्टर्स में हमें मदद करेंगी।
सो थैंक यू फॉर नाउ.